Assalamu alaikum. I hope you will be fine and doing great at your homes. Today we are going to start a new topic with the name of post-colonial studies, okay, which is the seventh semester's major subject of 3 credit hours. Post-colonialism, post-colonial studies 303, 330 and course code है English 603. ओके, इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले ये जो है ना इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन इससे रिलेटेड होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं और जो हम की कॉन्टेक्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। मेजर एंड माइनर इसमें डिफरेंस बताया जाता है और इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू एशक्रॉफ्ट एट एल 2/3 ऑफ द ग्लोब वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द वेस्ट। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यहाँ पे वर्ल्ड को बोला गया है, पूरी दुनिया को कहता। जिसको 2/3 हिस्सा था ना वो कॉलोनाइज था बाय द वेस्ट, ब्रिटिशर्स के हाथों में था। उन्होंने ऐसी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी ना, कंट्रीज में जा जा के उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। Anya Lomba, however, says more than 82% of the people living on the globe had their lives shaped by the experience of colonization. वो जो 82% थी ना उनके लोगों की जो थी वो शेप्ड हुई हुई थी। कैसे? उनके जो आइडेंटिटी थी, उनके जो कल्चर थे, उनके जो नॉर्म्स थे, एथिक्स थे, उनका जो स्टडी थी, एजुकेशन सिस्टम था और उनके जो रहने सहने के तरीके थे, ऑल वाज शेप्ड बाय ब्रिटिशर्स, ऑल वाज शेप्ड बाय कॉलोनाइजर्स। ओके, कॉलोनाइजर्स ने उनको शेप किया होता। हाउ दे शेप द सोसाइटी, द कॉलोनाइज्ड पीपल विद देयर लैंग्वेज, विद देयर पावर स्ट्रक्चर्स एंड विद देयर माइंड, विद देयर नॉलेज। क्योंकि हमें पता है कि जब वो हमारी हमारी कंट्री में एंटर हुए तो वो विद द नॉलेज के साथ एंटर हुए, वो हमें पढ़ के वहाँ पे एंटर हुए कि इनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इनकी मेंटालिटी कैसी है, ये किस मेंटालिटी के ज़रिए चलते हैं और ये इनके एथिक्स क्या है, इनके नॉर्म्स क्या है, इनके कल्चर्स क्या है, इनकी तहज़ीब क्या है, ये सारा कुछ। ओके, तो वो मतलब कि उन्होंने शेप आउट कर दिया ना हमारी सोसाइटी को। अभी भी देख लें तो मैं ही हूँ, मेरी भी लैंग्वेज है कि हाइब्रिड लैंग्वेज है कि मैं उर्दू बोल रही हूँ, उसके साथ ही मैं इंग्लिश भी के वर्ड्स भी बोल रही हूँ। तो चलो ये तो मेरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको हाइब्रिडिटी में तो वो लिया ही जाएगा। मैं अपना सब्जेक्ट तो मैंने एज आ उर्दू क्यों नहीं मैंने चूज़ किया, मैंने इंग्लिश ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज दे शेप्ड आवर आइडेंटिटी। उन्होंने बहुत साल पहले हमारी आइडेंटिटी शेप्ड कर दी की थी और अब इसीलिए इंग्लिश को क्या समझा जाता है, अ सुपरमेसी लैंग्वेज एंड अ लैंग्वेज विच इज़ हैव अ रैंक वेरी हाई। बहुत ज़्यादा इसका रैंक हमने अपने माइंड्स में हाई कर लिया हुआ है कि जो ये लड़की इंग्लिश बोलती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये काबिल तारीफ़ है और काबिल इज़्ज़त है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एज मैनी अदर्स लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हमारी ये इंग्लिश की लैंग्वेज है ना, इस जैसे हमारी उर्दू है नेटिव लैंग्वेज, हमारी पंजाबी है, फ़ारसी है, पश्तो है, दिस इज़ ऑल द लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश इज़ वन लैंग्वेज फ्रॉम देम। ठीक है, इनमें से इंग्लिश एक भी लैंग्वेज है, इसको ज़्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए। These two figures imply justify the significance of studying post-colonial theories and literature. Post-colonial studies investigate colonial culture, कहते हैं इन्वेस्टिगेट करती है कॉलोनियल कल्चर को, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड नैरेटिव्स इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं contradict and reject them and offer counter narrative of resistance, revolt and decolonization. गर्ल्स, ये डीकोलोनाइजेशन के भी हम यहाँ पे बात करेंगे। डेट डी मीन्स डीकंस्ट्रक्ट, नो डी मीन्स डिस्ट्रॉय। यहाँ पे डी का मीन्स होगा, वो मैंने डीकंस्ट्रक्ट उसके साथ जोड़ दिया। जैक्वस डेरिडा की वो थेरी है, वो जैक्वस डेरिडा की जो थेरी है ना वो अलग है, इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है, मैंने उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है डी कोलोनाइज्ड। डी का मीन्स हम यहाँ पे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसको तोड़ के डी प्लस कोलोनाइजेशन क्या बनता है? डी कोलोनाइजेशन। डी मीन्स टू रिमूव, टू इरेज, टू टू
टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ओके, कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना है, तबाह बर्बाद करना है, मतलब उसको हमने तोड़ना है, जड़ से ख़त्म करना है। और हमने उसको कैसे ख़त्म करना है? विद द हेल्प ऑफ वॉयलेंस। यहाँ पे एक हमारे पास राइटर होंगे फ्रांस फैनन, वो कहते हैं आपको अगर उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की थी ना, तो विद द वॉयलेंस, उन्होंने हमारे ऊपर वॉयलेंस के थ्रू हुकूमत की थी ब्रिटिशर्स ने। तो ये अगर ख़त्म होगी ना, दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ साइलेंस, दिस इज़ द एक्ट ऑफ वॉयलेंस, बिकम्स अ वॉयलेंस। वॉयलेंस मस्ट अकर व्हेन यू टॉक अबाउट डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, जब हम डीकोलोनाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे तो वॉयलेंस अकर होगी ही होगी वहाँ पे। वॉयलेंस के बिना आपको डीकोलोनाइजेशन नहीं मिलेगी, मतलब कि कोलोनाइजेशन से आज़ादी। डी का मतलब होता है ख़त्म करना, कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कॉलोनियल पावर को ख़त्म करना। हमने आज़ादी हासिल करनी है कॉलोनियल पावर विद द हेल्प ऑफ वॉयलेंस। यहाँ पे हमें वॉयलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वॉयलेंस किया गया है, तो हम भी वॉयलेंस इन द रिस्पॉन्स करेंगे, तो फिर ही हमें डीकोलोनाइजेशन मिलेगी। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रांस फैनन वो ये बोलते हैं। ओके, decolonization, Edward said, general genealogical analysis of western civilization in orientalism। गर्ल्स इसकी बुक थी एक ओरिएंटलिज्म, जिसके अंदर इसने टू मेन पर्सपेक्टिव्स को लेके बात की है, ओरिएंट को और ऑक्सीडेंट को। ओरिएंट वो कहता है ईस्ट को, मतलब मुस्लिम्स को, हम लोगों को बोलता है। और जो ऑक्सीडेंट है वो बाहर के लोगों को, ब्रिटिशर्स को, वेस्ट को बोलता है ना बेसिकली। उसको ओरिएंट रिप्रेजेंट करता है ईस्ट को, और ऑक्सीडेंट रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को। उससे रिलेटेड वो हम दोनों का कंपैरिजन में बात करते हैं कि कैसे वो लोग कैसे, ये लोग कैसे, और उन्होंने कैसे हमारे ऊपर हुकूमत की, किस तरह से बाय द एक्ट ऑफ रूटिंग, बाय द एक्ट ऑफ लूटिंग के ज़रिए वो हमारे मुल्क में दाखिल हुए, हमारे कंट्री में दाखिल हुए। ठीक है, उसको बोला भी गया था, फ्रांस फैनन ने शायद बोला था, आप सर्च कर लीजिएगा, किसी ने बोला, दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज़ द एक्ट ऑफ लूटिंग। क्या तो वो हमें लूटने मारने आए थे। ओके, लूटिंग इंग्लिश में भी लूटिंग है और उर्दू में भी लूट मार। ओके, continues to serve as model for interrogating colonial grand narratives of colonization. Contemporary post-colonial condition warrants a throughout study of all the material cultures focuses that have created what Fanon called psycho-existential displacement among the once colonized people, and how neo-colonialism and globalization continue to run over the culture, politics and economics of these countries। ठीक है, इसके बाद हमने फ्रांस फैनन की बात करनी है, एडवर्ड सेड की बात करनी है, नियो कॉलोनियलिज्म की गर्ल्स बात करनी है। आफ्टर द कॉलोनियलिज्म, आफ्टर द न्यू स्टोरीज, नहीं, after the colonialism and after the decolonization there comes न्यू colonialism। ओके, जहाँ पे हमने आज़ादी हासिल कर ली हुई है बाय द फिज़िकली। ओके, फिज़िकली हमने उनसे फ्रीडम ले ली है, लेकिन मेंटली अभी भी हम उनके ग़ुलाम हैं। हाउ? करंटली अगर हम एग्जांपल्स ले लें, तो हमारे घर में से ही तीसरे लड़के ने उठ के पैंट शर्ट पहनी होती है, तो पैंट शर्ट हमारा तो कल्चर नहीं है बिल्कुल भी, ये तो कल्चर उनका था, इंडियंस का था। इंडियंस भी नहीं हम बोल सकते, ये तो कल्चर अंग्रेज़ों का है, ब्रिटिशर्स का है, उनका कल्चर हम यूज़ करें। आपको पता है, अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, ये जो पैंट्स हमारे बॉयज़ पहनते हैं ना, मेरे भाई खुद पहनते हैं, मैं क्या बोलूँ। तो भाई जो है ना, वो ये जो पैंट्स पहनते हैं, ये पहले ज़माने में लेबर्स के लिए बनाई जाती थी। डू यू गेट माई पॉइंट? लेबर्स के लिए बनाई जाती थी। लेबर्स आपको पता है कौन? आपको अच्छे से पता है, लेबर्स मज़दूर, काम करने वाले। पैंट उनके लिए बनाई जाती थी कि जब ये काम करें तो इनके कपड़े फटे ना। ठीक है, मतलब कि मशीनरी तो इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, मशीनरी और टेक्नोलॉजी तो बाद में आई, रेनेसांस इरा के बाद आई, रेनेसां के बाद आई, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई। ऐसे ही है, रेनेसां में ही आ गई थी बेसिकली, रेनाइसांस भी जिसको बोलते हैं। तो ये देखें कितनी ज़्यादा डेरोगेटरी वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, कि जो लेबर्स के लिए बनाई जा रही थी, वो आज मुस्लिम्स और इंडियंस और ये सारे एज अ कल्चर, एज अ सुपरमेसी उसको लेके पहन के और फिर रहे हैं। आजकल का अगर हम देखें ना, अपने अगर मैं मुस्लिम वर्ड लूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसको हम रहने देते हैं। हमने अपने पाकिस्तानी बॉयज़ को देख लिया, तो वो क्या पैंट शर्ट में खुद को ज़्यादा सुइटेबल और ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा प्यारा समझते हैं, लेकिन एज़ कंपैरिजन तो उनको सूट पहना दिया जाए, तो
उसको वो इतना अच्छा नहीं समझते, मतलब कि ये हमारी मेंटालिटी बना दी गई है उनके ज़रिए। फिज़िकली तो हम तो उनसे आज़ाद हो गए, लेकिन दिमाग से हमसे उनसे आज़ाद नहीं हुआ जा रहा। अगर आपने आज़ादी लेनी है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आज़ादी लो ना। अगर आप उनका तरीके नहीं अपनाना चाह रहे, आपने फ़िज़िकली आज़ादी ले ली है कि ना पार्टीशन बन गई, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया मार्ज़ वजूद में आ गया ना। तो आपने फ़िज़िकली तो उनसे आज़ादी ले ली, फ्रीडम ले ली, लेकिन आपको मेंटली भी तो उनसे लेनी चाहिए ना। फिर हम उनकी ईजाद की हुई उनकी चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं। देन अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। टू इंट्रोड्यूस क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स, डिबेट एंड थ्योरीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे उस पर हम डिबेट्स भी करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उनको अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट्स। टू क्रिटिक कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड आस्थेटिक्स। ओके, आस्थेटिक्स तो खुद ब खुद ही निकलेंगे जब हम एक थेरी को पढ़ेंगे। जो पोस्ट कॉलोनियल थेरी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी थेरी है कि जो हमारे इमोशंस को टच करती है। तो आस्थेटिक्स तो इसमें खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जब हम कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं ना, to highlight the politics of race, class and gender in post-colonial contexts। इसमें यही तीन मेन बातें होंगी, रेस, क्लास एंड जेंडर। जेंडर में रेस से बात आ जाएगी, काले गोरे के कॉन्सेप्ट, ईस्ट एंड वेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लास में क्लास स्ट्रगल्स की बात आ जाएगी, एलीट क्लास की बात आ जाएगी, लोअर क्लास की बात आ जाएगी, मिडिल लोअर क्लास की बात आ जाएगी, स्ट्रगलर क्लास की बात आ जाएगी। अब हम जेंडर की बात करें तो तीनों जेंडर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। बाइसेक्सुअल जो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, ये सारे इनके रिलेटेड बात की जाएगी। टू फोकस ऑन पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन इन इरा ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे जो डायस्पोरा है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी टॉपिक है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसको ना हम रिलेट करेंगे अपने राइटर्स के साथ। यहाँ पे ना हमारे राइटर्स हैं जो डायस्पोरा हैं, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी राइटर्स हैं जो डायस्पोरा हैं। जैसे कि जो मोहसिन हामिद है, उन्होंने लिखा हुआ है अपना वर्क, जिसमें वो चंगेज़ से रिलेटेड बात करते हैं। मोहसिन हामिद द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। इसके बाद जो हनीफ़ कुरैशी हैं, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, उन्होंने लिखा हुआ है, उनका काफ़ी ज़्यादा वर्क फेमस है। हनीफ़ कुरैशी जो मोहसिन हामिद है ना, ये दोनों डायस्पोरा राइटर्स हैं। तो वो ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान के राइटर्स थे और हमने बाहर के मुल्क में जाके अपनी राइटिंग्स लिखी, किस तरह से हमें आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़े, किस तरह से हमने वहाँ पे सर्वाइव किया। और एक डायस्पोरा को जो परेशानी और जो मुश्किलात और डिफ़िकल्टीज़ उसके लिटरेरी करियर में आती है ना, वो उससे रिलेटेड डायस्पोरा में बताते हैं। डायस्पोरा के लिए बेसिकली हम इतनी सी लाइन यूज़ कर सकते हैं, दैट डायस्पोरा इज़ a term which is related with the writers of Pakistani writers, that Pakistani writers wrote their works in abroad। ओके, जब वो अब्रॉड में जाके अपना वर्क लिखते हैं, उस पर बात करते हैं और उनके बाद उनको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्टीज़ तो बाद में आती हैं, बेसिकली सिर्फ इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है।